इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर का नाम है। हिंदी में कहेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, ये दो चीजें आपको इसमें पढ़नी है। इस यूनिट के अंदर दो चैप्टर मैंने बताया आपको। और यूनिट का नाम क्या था बताओ कोई बच्चा? यूनिट का नाम क्या था अर्पित? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग बताओ बच्चों को, क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है उसमें दो चैप्टर हैं, तो दोनों चैप्टरों में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। यानी किसी बॉडी पर, बॉडी मतलब मैंने बताया था कोई भी वस्तु, किसी वस्तु के ऊपर जमा हुआ चार्ज आपको पढ़ना है दोनों चैप्टर्स में। ठीक है, इसलिए इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इसके आगे की जो यूनिट आएंगी उसमें इस चार्ज को मूव करा देंगे। तो जो नेक्स्ट यूनिट होगी वो होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्ज के मूव होने से क्या बनता है? करंट बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। फिर थर्ड यूनिट आएगी, उसमें पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक, क्योंकि जब करंट बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाती है। तो पूरी सारी की सारी फिजिक्स जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड होती है। उसी उसी क्रम में आपके चैप्टर सेट किए गए हैं, उसी क्रम में यूनिट सेट की गई। ये पहले चार्ज को समझो, फिर उसे फ्लो करा दो, करंट बना दो, फिर उसके इफेक्ट पढ़ लो, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ऐसे करके आपको पढ़ना है। जो सेकंड बुक है वो अलग है, उसमें ऑप्टिक्स है, लेंस वगैरह, वो फिर अलग फिजिक्स हो जाती है। इस फिजिक्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम करंट पढ़ते हैं, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं। ये फिजिक्स की ब्रांच है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर जिसमें लेंस वगैरह पढ़ते हो आप, वो भी एक फिजिक्स है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, समझ रहे हो? ऐसे ही फिजिक्स की कई सारी ब्रांचें होती हैं। आपके सिलेबस में, 12th के सिलेबस में सारी ब्रांच का छोटा थोड़ा 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 सिलेबस मिक्स कर दिया है, ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए हर चीज की। जैसे ही हायर स्टडी में जाओगे ना, 12th के बाद फिजिक्स पढ़ोगे, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और ये जो आपका ऑप्टिक्स है, ये सारी अलग अलग बुक्स बन जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक बुक मिलेगी पूरी, ऑप्टिक्स की पूरी एक बुक मिलेगी, समझ गए? ऐसे ही तुम्हारे साथ 10th में भी हुआ था, 10th में केवल 4 चैप्टर थे, सारा मिक्स था नहीं था? अब ये जो उसमें जो 2 चैप्टर थे ना, वो इसमें पूरी एक बुक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसमें 2 चैप्टर थे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक वाला, थे 2 चैप्टर। वो यहाँ पर पूरी बुक में पढ़ना है डिटेल। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, पहली हेडिंग लगी थी हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई, बताओ कोई स्टूडेंट? रिवाइज करो पहले कल का थोड़ा सा, है ना? क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? किसी भी जो पदार्थ होता है उसका एक गुण होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये गुण उसके अंदर आ जाता है जब हम उसको रब करते हैं, फ्रिक्शन देते हैं। जैसे मैंने गिलास की रॉड को जब कपड़े पर रब किया था, तो गिलास की रॉड पे भी चार्ज आ गया था, उस कपड़े पे भी चार्ज आ गया था। आ गया था नहीं आ गया था? यानी चार्ज होता सबके अंदर है, बस लाना होता है हमें। और उसको ला कैसे सकते हैं हम? रब कर कर, इंडक्शन से, इलेक्ट्रिक करंट देकर, कई सारे मेथड होते हैं चार्ज जनरेट करने के। होता सबके अंदर है, बस उसको बाहर निकालना होता है। और जब एक बार चार्ज जब बॉडी पर आ जाता है, उसके बाद बॉडी दो नेचर शो करने लगती है। या तो वो दूसरी चार्ज बॉडियों को अट्रैक्ट करेगी, या दूसरी चार्ज बॉडियों को वो रिपल करेगी। इसलिए दो चार्ज होते हैं, एक का नाम दिया गया पॉजिटिव, एक का नाम दिया गया है निगेटिव। तो मैंने आपको बताया था, अगर दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैं, आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं, दो, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच कौन सी फोर्स लगेगी बताओ? रिपल्सन। अगर सेम चार्ज वाली बॉडी आपस में पास आएंगी, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित बल से दूर फेंकेंगी, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर अपोजिट चार्ज वाली बॉडी आती है पास में, तो क्या होगा बताओ? एक पॉजिटिव बॉडी है, एक निगेटिव बॉडी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? अट्रैक्ट हो जाएंगी। ये बताया था कल। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस, या सेम नहीं, ऐसे कहो लाइक चार्जेस, लाइक मतलब सेम ही होता है ना, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं बताओ? सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर फेंकते हैं। दूर फेंकने को मैंने बताया था क्या? रिपल्सन। इसको रिपल्सन फोर्स बोलते हैं, जो दूर फेंकता है एक दूसरे को। और अनलाइक चार्ज, ये चार्ज कैसे हैं? अनलाइक है, देखो सेम कहां है, लाइक नहीं है ना, तो अनलाइक है। तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ? अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात मैंने सबसे पहले आपको बताई थी। फिर मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी, कि ये चार्ज आता कैसे है बॉडी के ऊपर। कोई बॉडी है, हम कह रहे हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी है इस पर निगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव निगेटिव आया कैसे, उसका एक्सप्लेन करो मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो बॉडी हैं, मैंने कहा इस पे दो पॉजिटिव चार्ज हैं और इस पे दो निगेटिव चार्ज हैं, तो ये चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ, आया कैसे इन बॉडी पर चार्ज? ये कौन बताएगा? बताओ अर्पित। इस पर दो इलेक्ट्रॉन अधिक है, इस पे दो कम है। इस पे दो इलेक्ट्रॉन अधिक कहां से आए? इस बॉडी से। इस पर क्या मूव हो गए? इलेक्ट्रॉन मूव हो गए। मैंने बताया था ये जो चार्ज आता है किसी बॉडी पर, ये केवल एक ही वजह से आता है, और वो वजह है इलेक्ट्रॉन। हर बॉडी के अंदर, यानी हर वस्तु के अंदर
एटम होते हैं, परमाणु से मिलकर बनी है हर वस्तु। परमाणु के अंदर क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वही जब आप फ्रिक्शन करते हो, इंडक्शन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को छोड़कर जिस भी बॉडी में जाना होता है उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां से हुआ क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहां गए होंगे? इस बॉडी पे आ गए। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन आया यानी एक नेगेटिव चार्ज आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया यानी दूसरा नेगेटिव चार्ज आया। लेकिन आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। जैसे अगर इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 भी क्या थे? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे कैसा होता है? पॉजिटिव। अब दो निकल गए तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 8। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना, तो इस पे क्या आ गया? 2 पॉजिटिव, और इस पे क्या आ गया? 2 नेगेटिव। ऐसे बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होती है। अगर हम कह रहे हैं कि कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उस बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है, ज्यादा? कमी है। पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। और अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है यानी उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है या ज्यादा है? उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके आते हैं? नेगेटिव चार्ज। जिधर भी जाएंगे उधर निगेटिविटी फैलाएंगे, जिस भी बॉडी पे जाएंगे उसे निगेटिव कर देंगे, और जिससे निकलेंगे उसको क्या कर देंगे? पॉजिटिव। और आप समझ गए कि ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही है। भाई प्रोटॉन कहाँ होते हैं? प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, ये थोड़ी निकलता है। कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको समझाई थी, इसको कहा था मैंने इलेक्ट्रॉन थ्योरी, कि चार्ज किसी भी बॉडी पर आता कैसे है। और बताओ क्या पढ़ाया था कल इसके अलावा? और भी तो कुछ पढ़ाया था। संरक्षण पढ़ाया था, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या मतलब है इसका बताओ? हाँ भाई तुम बताओ, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? हम्म, बहुत बढ़िया। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसे खत्म कर सकते हैं, तो ये कैसे क्रिएट कर दिया मैंने चार्ज फिर? बताओ। आ जाता है, लेकिन इसमें तो चार्ज क्रिएट हो गया ना, देखो, पॉजिटिव और इसमें हो गया नेगेटिव। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो ये कहता है कि चार्ज को तो क्रिएट ही नहीं कर सकते, आप बना ही नहीं सकते, ना नष्ट कर सकते हो। तो ये कैसे बन गया इस बॉडी पे चार्ज, बताओ? हाँ, तो यहाँ तो बना है ना, तो यहाँ कैसे बताओगे? कैसे समझाओगे इस चीज को? यहाँ तो चार्ज बन गया। हम्म, हम्म, हाँ भाई, यहाँ पर जो चार्ज क्रिएट हुआ है ना, ओवरऑल अगर टोटल चार्ज देखोगे तो कितना है बताना जरा। भाई दो पॉजिटिव इस पे है, दो निगेटिव इस पे है, टोटल कितना हो गया? +2 है और -2 है, तो कितना हुआ टोटल? 0 हुआ ना। तो बॉडी तो न्यूट्रल ही हो गई टोटल देखा जाए तो। भाई पहले जब आपने चार्ज नहीं दिया था तब भी ये कैसी थी? न्यूट्रल। अब आपने दो इलेक्ट्रॉन इधर से झटक के इधर फेंक दिए, ये दो इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, तो ये नेगेटिव हो गई, ये कितनी हो गई? पॉजिटिव। टोटल देखोगे तो अभी तो कैसी है? ये न्यूट्रल ही है, क्योंकि जितना इस पे नेगेटिव आया उतना ही इस पे क्या आया? पॉजिटिव आया। भाई जितना नेगेटिव हुआ उतना ही क्या हुआ? पॉजिटिव। टोटल नेट निकालोगे तो कितना आएगा? 0। ये इलेक्ट्रॉन कोई खत्म थोड़ी ना हो गए, या ये इलेक्ट्रॉन इस पर कोई फालतू बढ़ थोड़े ना गए। भाई इस पर बढ़े तो इस पे क्या हो गए? कम हो गए। तो कहानी तो बैलेंस चल रही है ना। अगर मैं कहूं 10 इलेक्ट्रॉन इस पे थे, 10 इलेक्ट्रॉन इस पे थे, तो टोटल कितने थे? 20। दो निकल के इधर आ गए तो इधर कितने हो गए? 12, और इधर कितने हैं? 8। टोटल कितने हैं? 20। तो क्या चार्ज को आपने क्रिएट कर दिया? क्रिएट करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देना अपने पास से। तो अपने पास से थोड़ी ना बढ़ाया है हमने, हमने तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी को दिए, तो वहां घट गए और वहां क्या हो गए? बढ़ गए। नेट तो बराबर ही है ना। अरे बात समझ में आ रही है? इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज को आप क्रिएट नहीं करते, ना आप चार्ज को खत्म करते। आप तो बस एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन निकालते हो और दूसरी बॉडी को दे देते हो। जिस बॉडी से निकलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, जिस बॉडी पे जाते हैं वो निगेटिव चार्ज। यानी जो ओवरऑल चार्ज है पूरी बॉडी का, वो कैसा रहता है? कंजर्व रहता है, वो खत्म नहीं होता, ना ही वो बनता है, नेट 0 होता है। बात समझ आ गई? तो ये मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया। और बताओ क्या पढ़ाया? मात्रक बताया था। मात्रक क्या बताया था चार्ज का? चार्ज का सिंबल बताया था क्यू। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। और क्यू की जो यूनिट होगी, इसको जो नापेंगे हम, वो किसमें नापेंगे? कूलाम। किसमें नापेंगे? कूलाम। जैसे वजन को किलोग्राम में नापते हैं, ऐसी चार्ज को कूलाम में नापते हैं। ठीक है। और मैंने बताया था एक कूलाम किसके बराबर होगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर पर सेकंड था, एम्पियर इंटू सेकंड था। इसका मतलब क्या है बताओ जरा कोई बच्चा? मैंने कहा था एक कूलाम बराबर होगा 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 एम्पियर इंटू सेकंड के। एम्पियर का मतलब क्या होता है भाई? करंट। करंट को किसमें नापते हैं? एम्पियर में। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एक वायर है, ठीक है, ध्यान सुनना।
वायर में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, वायर में बैटरी लगा के जैसे भी सोर्स से आपने करंट दिया है, वो अगर कितने एम्पियर का है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस वायर के अंदर, और करंट कैसे फ्लो होता है, चार्ज के फ्लो से ही तो होता है भाई। चार्ज यानी ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं वायर के अंदर तभी तो करंट बनता है। तो यहाँ जो 1 एम्पियर का करंट है ना, वो कैसे है पता है, क्योंकि इस वायर में 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। जब किसी वायर में 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है, तब उस वायर में कितना करंट बनता है, 1 एम्पियर। इसलिए हमने कहा कि 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो गया, 1 कूलाम इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, तो वायर में जो करंट होगा वो 1 एम्पियर का होगा। अब 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन भैया, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, वो आज हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब इसके आगे का आज कराना है। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हिंदी में लिखो, आवेश का, आवेश मतलब वही वैद्युत आवेश है ना, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। ये है, जैसे आपने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज ना तो प्रोड्यूस होता है ना खत्म होता है, बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वही चार्ज बनाते हैं, है ना। इस पे जाते हैं नेगेटिव चार्ज, इससे जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स, जिसको ब्रेक नहीं कर सकते, एक फिक्स क्वांटिटी ऐड होती जाएगी, उसको बोलेंगे क्वांटाइजेशन। नहीं आया अभी सब में भी समझा। देखो हमारा जो फंडामेंटल चार्ज है ना, फंडामेंटल, फंडामेंटल किसको बोलते हैं, जिससे जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या है, वो है ई। ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे फंडामेंटल यूनिट, इसको और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। ई इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ पर ध्यान सुनना। ई की जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, ई की वैल्यू है। अब अगर आप इस पर माइनस लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज मैंने बताया था कल। और अगर आप इस पर प्लस लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटॉन की वैल्यू है, ये प्रोटॉन पर होता है इतना चार्ज। बात समझ में आ रही है, यानी ये जो ई है ना, ई, ये हमारा फंडामेंटल चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल का मतलब समझे आप, जिसको और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है चार्ज की वो ई होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की भी तो यही होती है, प्रोटॉन की भी यही होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ना, ये हमारे कैसे होते हैं, फंडामेंटल चार्ज होते हैं। फंडामेंटल चार्ज होते हैं, फंडामेंटल चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते। आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन को भी छोटा करके कोई कुछ और निकाल लूं उससे मैं, तो वो आपको नहीं मिलेगा। जो एक यूनिट है चार्ज की, मिनिमम यूनिट, वो ई है, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों पे बराबर ही चार्ज होता है, बस प्लस माइनस का फर्क होता है। ठीक है। अब आप जब चार्ज क्रिएट करते हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज लाते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो किस चीज का ट्रांसफर होता है बताना, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का होता है। यानी चार्ज जो क्रिएट करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ही मिनिमम चार्ज है हमारा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो इंटीजर की फॉर्म में जाएगा। किसकी फॉर्म में, इंटीजर क्या होते हैं बताओ, इंटीजर मैथ का टर्म है, ये पढ़ा होगा मैथ में, इंटीजर्स की टर्म में जाएगा। क्या होते हैं इंटीजर्स, बोलो, इंटीजर नहीं पढ़ा मैथ में, हिंदी में बताऊं उसका नाम, पूर्णांक। हाँ, शून्य इंटीजर है, कहां से कहां तक होती रेंज इनकी, जीरो से, जीरो से इन्फिनिटी इंटीजर्स होते हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं फिर, हैं, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच जितने भी नंबर आए हमारे, वो सारे इंटीजर्स हुए, डेसिमल वालों को नहीं काउंट करना। 0 1 -1 -2 -3 +1 +2 +3 इनफाइनाइट तक, ऐसे ही माइनस भी कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये जो सारे नंबर हैं इनको कहते हैं क्या, इंटीजर्स। मतलब एक पूर्ण संख्या, होल नंबर, मतलब पूरा हो, वो आधा ना हो। 1/2 इंटीजर है क्या,
नहीं है इंटीजर 1/2, क्योंकि इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा और पॉइंट वाले तो काउंट ही नहीं करने हैं। समझ गए? 3 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 6 इंटीजर। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में अभी, कि जो चार्ज क्रिएट करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो इंटीजर्स के मल्टीपल में जाएगा, यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 10 जाएंगे, 20 जाएंगे, 1000 जाएंगे, यानी इंटीजर्स ही जाएंगे। माइनस में भी भाई मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो गया है उस पर तो -1 ही हो गया ना। जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकला है माइनस का, तो उस पर माइनस का वन ही आया, और उस पर क्या आया, प्लस का ही। मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज ही तो होता है, तो इस पर माइनस का वन आएगा नहीं आएगा? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब माइनस, जा रहा है मतलब प्लस, जिस बॉडी पे जाएगा, तो मतलब ये नंबर माइनस में भी हो सकता है और ये प्लस में भी हो सकता है। जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जा सकता। आप ऐसे नहीं लिख सकते 1/2 ई, ये गलत है। आप ऐसे नहीं लिख सकते 3/4 ई, गलत है। क्या आधा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चला जाएगा? नहीं जा सकता। यानी इलेक्ट्रॉन्स की एक फिक्स वैल्यू ही जा सकती है। जैसे आप दुकान पे गए और आपने ये मार्कर मांगा, तो कितने मार्कर लोगे? एक मार्कर, या 2 मार्कर, या 3 मार्कर? आधा मार्कर मांगोगे उससे, आधा दे दे काट के, तो उसका तो यूज ही नहीं होगा ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं तो इंटीजर्स के मल्टीपल में जाएंगे, या तो 10 जाएंगे, या 20 जाएंगे, या 30 जाएंगे, या 40 जाएंगे, नंबर जाएगा फिक्स। पॉइंट में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। बात समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड है, फिक्स है, एक फिक्स वैल्यू ही जा सकती है, पॉइंट में नहीं जाएगा चार्ज दूसरी बॉडी में। बात समझ में आ गई? लिखो, तो लिखो, लिखो वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश पूर्णांकों के गुणज में, मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांकों के गुणज में ही, पूर्णांकों के गुणज लिख लेना ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो। यहां लिखा ना पूर्णांकों के गुणज, ब्रैकेट में मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 ऐसे करके, गुणज में ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जा सकता है। आवेशों के इस गुण को, आवेशों के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी आप समझ गए, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 2 3 4 ऐसे नंबर में जाएंगे। वो नंबर माइनस में भी हो सकता है, -2 -3 -4, यानी प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, होगा इंटीजर ही, पॉइंट में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, आधा नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मान लो एक बॉडी है, ये एक है बॉडी, ठीक है, इस पर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 क्या है, ये इंटीजर ही तो है, और इलेक्ट्रॉन मतलब ई, है ना। अब ई पे से माइनस हटा दो तो ई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी। हर बात समझ में आ रही है? यानी मैं यहां से कह सकता हूं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 10, तो चार्ज कितना हुआ, 10 ई। अब प्लस लगाओगे तो प्रोटॉन का हो गया 10 ई, और माइनस लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन का हो गया 10 ई। हर बात समझ में आ गई? क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, ये। अब यहाँ एन क्या है बताओ, एन क्या है, इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स, यानी पूर्णांक, जो कि आपके 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, जीरो भी हो सकती है,
माइनस में भी हो सकती है। अब प्लस माइनस मैंने लगा दिया ना यहाँ पे, है ना, तो इसको नोट करो फॉर्मूले को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसा जाएगा। अच्छा ये बताओ, एन तो क्या हो गया हमारा, इंटीजर हो गया। ई क्या है, चार्ज है। ई की वैल्यू क्या होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻के 19। ये वैल्यू फिक्स रहेगी, हमेशा चेंज नहीं होगी, इस बात को नोट कर लो। और क्यू क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक। तो एनसीईआरटी का 1.5 न्यूमेरिकल पढ़ो जरा। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.5 पढ़ना भाई। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, ये रगड़ रहे हैं भैया, सही, रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, बिल्कुल सही बात नहीं है। तो पूछ क्या रहे हैं, इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग में भी परीक्षण किया जाता है। मतलब और भी ऐसी चीजें ले सकते हो, उनको रगड़ने से चार्ज आ जाता है। जैसे हमने बिल्ली की खाल ली थी, एक बिल्ली प्लास्टिक की रॉड रगड़ी थी, तो फिर दोनों पे क्या आया था, चार्ज आया था। तो कह रहे हैं ऐसी और भी चीजों पे चार्ज आ जाता है इसी तरीके से। ठीक है, तो पूछ क्या रहे हैं फिर, स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण, कि ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो रगड़ने वाला बार बार, आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। जो आपने कांच की छड़ को कपड़े से रगड़ा तो दोनों पे चार्ज आया, तो ये जो बात है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करती है या नहीं करती है, ये आपको बताना है। ये कह रहे हैं। लैंग्वेज देखो थोड़ी सी टफ होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक है, इसमें लैंग्वेज ऐसी मिलेगी आपको, टेढ़ी मेढ़ी सी। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बताओ, ये जो बात है जो ये पूछ रहे हैं कि कांच की छड़ को कपड़े से रगड़ें, तो आवेश संरक्षण का नियम यहाँ पे लागू होगा या नहीं होगा, होगा, कैसे होगा बताओ। हाँ, तो नेट क्या है दोनों का, जीरो होगा, नेट जीरो, बस यही बता देना है आप। भाई आपने जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आया, कांच की छड़ पे पॉजिटिव आया और कपड़े पे निगेटिव आया, तो ये पॉजिटिव निगेटिव का फंडा तो आप समझ गए बिल्कुल। हुआ क्या होगा, कांच की रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, कपड़े पर चले गए होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जिससे निकले उस पर पॉजिटिव आ गया, जिस पे गए उस पर निगेटिव। अब जितना इस पर पॉजिटिव आएगा उतना ही इस पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो टोटल करोगे तो कितना हुआ, जीरो। भाई टोटल तो जीरो हुआ ना नेट, तो आवेश संरक्षण तो लग रहा है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके आंसर में क्या लिखेंगे, क्योंकि कांच की, ये थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है, ऐसा सॉल्व नहीं होगा। कांच की छड़ पर आवेश कितना आया, पॉजिटिव आया, सही है। और रेशम के कपड़े पर आवेश, तो यहां लिखेंगे समान मात्रा में, मतलब उतना ही, जितना पॉजिटिव उतना ही, मतलब समान मात्रा में कितना आया, निगेटिव आया। तब कुल आवेश, कुल आवेश अगर दोनों का टोटल करोगे तो कितना होगा बताओ, शून्य, जीरो। भाई जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, टोटल चार्ज तो जीरो है। अतः यह प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट, आवेश संरक्षण के सिद्धांत, सिद्धांत का पालन करता है, का पालन करता, नोट करवा सब। ये नंबर जरूर डाल देना। देखो मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा तो आगे पीछे होंगे न्यूमेरिकल, लेकिन होंगे सारे, नंबर डाल के लिखना। कह रहे हैं ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा, यानी ऊन, हाँ ऊन से रगड़ रहे हैं किसी पिन्नी के टुकड़े को, ऐसे करके, तो जब उसको रगड़ा हमने तो उस पर चार्ज आया, जाहिर सी बात है। तो कितना चार्ज आया, उसकी वैल्यू दे रखी 3 × 10⁻⁻7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। मतलब ये जो चार्ज आया है ये निगेटिव चार्ज है, बात याद रखना, निगेटिव चार्ज। अगला पॉइंट पढ़ो भाई, क्या कह रहे हैं फिर आगे। हम्म हम्म, ठीक है, और दूसरा, देखो लैंग्वेज देख रहा हो, उस पर लेना पड़ेगा जब तक मैं समझाऊंगा ना। तो भैया न्यूमेरिकल जो है ये ऐसे ही आएंगे, इसी लैंग्वेज में आएंगे। आपका काम है डेली जो मैं कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊं या थ्योरी पढ़ाऊं, उसको पढ़ना जरूर है घर जाकर। पढ़ोगे नहीं तो बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे थे फिजिक्स पढ़ने से पहले, बिल्कुल सब साफ हो जाती है फिजिक्स एकदम। अब पेपर देखोगे तो इतना टफ लगेगा कि क्या आ गया, ये तो हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल।
और न्यूमेरिकल के लिए सोच, ऐसे न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे आएंगे, बताओ। अब तुम्हें पढ़ा हुआ है, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो उसी में से तो पढ़ाऊंगा जो पढ़ाया है, तो कर तो सकते हो लेकिन कर नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग पहुंचेगा ही नहीं वहां तक। दिमाग को वहां पहुंचाने के लिए रोज पढ़ना पड़ेगा, डेली डेली पढ़ना पड़ेगा। चाहे 1 घंटे पढ़ो तो डेली पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो डेली पढ़ो, कंटिन्यूटी होनी चाहिए पढ़ने में। जैसे धीरे धीरे पढ़ोगे ना, देखोगे अरे हमें तो सब समझ में आ रहा है, सब बता रहे हैं भैया को, अपने आप होशियार हो जाओ, कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। ठीक है, तो पढ़ना है डेली। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ऊन से रगड़े जाने पर पॉलिथीन का टुकड़ा इतने के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो निगेटिव चार्ज दे रखा है, हम लिख देते हैं, पहले क्वेश्चन में लिखते हैं गिवन दैट, जो जो दिया होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, निगेटिव चार्ज की वैल्यू है ये, तो किस चीज की वैल्यू बताओ, क्या है ये? चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल क्या होता है चार्ज का? क्यू। तो क्यू दिया हुआ है ना, क्यू कितना है बताओ? 3 × 10⁻⁻7 गुलाम, और ये निगेटिव है, तो निगेटिव साइन लगा दूं या यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में निगेटिव है। इसका निगेटिव का क्या यूज है पता चल जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, पहले पॉइंट में कह रहे हैं कि स्थानांतरित, स्थानांतरित का मतलब होता है वही जाना, इलेक्ट्रॉन जो कूद के जाते हैं ना, स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं इंग्लिश। तो कह रहे हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। जाहिर सी बात है, जब चार्ज आया है पॉलिथीन के टुकड़े पर, भाई ऊन है, ये ऊन है ढेर सारी, कोई गोला है ऊन का वही, और ये हमारा पॉलिथीन का टुकड़ा है, इसको इस पर हमने रगड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन तो हुआ है, बताओ कहां से कहां हुआ है। ये जो चार्ज दिया है ये इस पॉलिथीन के टुकड़े पर दिया है 3 × 10⁻⁻7 गुलाम का, और ये निगेटिव है, तो बता सकते हो कहां से इलेक्ट्रॉन कहां गए होंगे। जिस बॉडी पे निगेटिव चार्ज आया है उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो लाते हैं निगेटिव चार्ज। निगेटिव का मतलब ये नहीं है कि कुछ निकल गया इसमें से, नहीं। यहाँ निगेटिव का मतलब है कि निगेटिव वाले वो आ गए दोस्त से, कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इस पर निगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर, ऊन से निकलकर कहाँ गए हैं? पॉलिथीन पर गए हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों ने इतना चार्ज जनरेट करा है इस पॉलिथीन पर आकर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं इधर, नंबर बताओ इलेक्ट्रॉनों का है। क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी दिए हैं, ये तो चार्ज दिया है। भाई मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, बोलो बोलो। तो ये कोई इलेक्ट्रॉनों का नंबर थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है ये। ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन गए होंगे उनका चार्ज है ये नंबर नहीं है इलेक्ट्रॉनों का, समझ गए? नंबर तो तुम्हें बताना है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गए इधर, समझ गए? ये क्यू की वैल्यू है, क्यू की। एन की वैल्यू बतानी है, एन ही तो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसको एन ही तो कहते हैं, तो एन फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? एक इलेक्ट्रॉन गया है, 2 गए हैं, 3 गए हैं, 4 गए हैं, 5, हमेशा आएगा नंबर ही कोई ना कोई फिक्स, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, समझ गए? कोई फिक्स नंबर आएगा। तो कैसे निकालें बताओ? क्यों पता है, ये पहला पॉइंट कर रहे हैं भैया, पहले पॉइंट में तो पूछा है, तो क्यों पता है, एन निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्यू बराबर एन ई, अरे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपल। क्यू बराबर एन इंटू ई, प्लस माइनस मत लो क्योंकि नंबर निकाल रहे हो, और इलेक्ट्रॉनों का ही तो नंबर निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या माइनस में निकलेंगे क्या? अरे नंबर, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ही तो होगा, तो साइन हटा दो, यहां से भी हटा दो, यहां से भी हटा दो, सब हटा दो, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या लगाया हमने? एन ई। क्या निकालना है हमें ऐसे? एन निकालना है ना, तो क्या करूं बताओ भाई, इस ई को कहां ले जाऊं? नीचे ले जाए, है ना? तो क्यू अपॉन ई इज इक्वल टू एन, वो कर दो, इसे घुमा दो, तो एन बराबर क्यू अपॉन ई। समझ में आ गई बात? मैंने बताया ई की वैल्यू तो फिक्स होती है, कितनी होती है भैया बताइए, ई की वैल्यू बताओ। अरे वो लिखी है यार, हाँ, ये तो फिक्स है, सही है। और क्यू दिया हुआ है तुम्हें, सही है, एन निकालना है, निकाल के दिखाओ जल्दी। क्यू की वैल्यू रख दो 3 × 10⁻⁻7, और ई कितना है 1.6 10⁻⁻19, निकालो। ये तुम्हें सॉल्व करना मैंने सिखाया, ये अभी 4-5 दिन बेसिक कराया, तो ये तो सिखाया सब चीजें, करो सॉल्व। इसमें दिया है 1.87, है ना, 1.875 समथिंग, और इसको जब आप अप्रोक्स करोगे ना, अप्रोक्स, तो देखो 1.8 क्या 2 ही तो होता है ना, तो अप्रोक्स आंसर दिया होगा 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। देखो भैया कहाँ गए, मतलब ऊन से इतने इलेक्ट्रॉन निकलकर, इधर देखो जरा, ऊन से इतने इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे गए हैं, तब इतना चार्ज बना, समझ गए? तो कितने आए ये?
यानी 2 के पीछे 12 जीरो, 2 के पीछे 12 जीरो, 7 जीरो पे तो करोड़ हो जाता है। तो 2 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गए कितनी सी देर में, और तब इसमें इतना चार्ज आ गया। 2 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन। आप सोच लो इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता होगा, है ना। देखो कह रहे हैं ये ऊन है भैया, और ये आपकी पॉलिथीन थी, ठीक है। अब आपने पता लगा लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो 2 इंटू 10 की पावर 12 अप्रोक्स इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए हैं इस पर। तो क्या ऊन से पॉलिथीन में सहनती यानी मास का भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ है क्या? मास भी गया है क्या इधर से उठ के इधर? सोच के बताओ, ऐसे नहीं एकदम से बोल दिया बिना सोचे समझे ना, है। सोचो पहले थोड़ी देर। तो तुम यही बताओ कि मास जाएगा या नहीं जाएगा इधर? मास का ट्रांसफर होगा इधर या केवल चार्ज का ही होगा? इलेक्ट्रॉन गए हैं बस। जी बिल्कुल मास का ट्रांसफर हुआ है यहाँ, हुआ है। क्यों हुआ है? 2 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन गए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.1 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम का। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना। 2 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उनका मास ना गया होगा उनके साथ? अरे गया होगा नहीं गया होगा? यानी मास में भी कमी आई है इसकी, उनके मास में भी कमी आई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है भैया। कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? और इतना कम हुआ होगा कि तराजू पर रखोगे तो पता ही ना चलेगा कितना कम हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन देखो ना कितना है, 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये माइनस में है पावर, यानी ये जो पॉइंट है ये 31 बार पीछे जाएगा। 0.00000000009 किलो वजन। कितना कम है? बहुत ज्यादा कम है। तो चाहे 2 लाख करोड़ जाए चाहे 50 लाख करोड़ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हुआ तो है भाई। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो कम हुआ है, नहीं हुआ है? तो उसको तो निकाल सकते हैं, नहीं तो निकालो। तो कह रहे हैं बताओ कितना वजन कम हुआ, फिर हुआ है तो हम लिखेंगे जी हाँ बिल्कुल हुआ है। मास में कमी आई है। कितनी आई है? कैसे निकालूं कितनी आई है? कैसे निकालूं? हर बात तो पता नहीं, अरे यार सब कुछ तो बता दिया। मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। कितने इलेक्ट्रॉन गए तुम्हें नहीं पता? 2 लाख करोड़ गए, एक पे इतना होता है, तो क्या होगा? डिवाइड माइनस। मैथ का यार बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक एक की वैल्यू पता है तो 10 की नहीं निकाल सकते? ये एक मार्कर 10 रुपए का है, 15 मार्कर लाया मैं, कितने के हो गए? 150 के हो गए। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, 2 लाख करोड़ गए हैं, तो कितना का हो गया सबका मास? डिवाइड करोगे क्या? मल्टीप्लाई करो, करो जल्दी फटाफट। टोटल मास, तो 2 इंटू 10 की पावर 12 इंटू एम ई की वैल्यू, है ना, ऐसे तो लिखोगे। एम ई की वैल्यू ये वाली है, रखो इंटू करो। तो ये है लौंडा देखो, ही रहा है एकदम। घटा कितना है 10 की पावर माइनस के 19 है। कितने किलोग्राम वजन कम हो गया इसका, ऊन का? अभी है कितना देखियो, 19। ये पॉइंट 19 बार इधर जाएगा, तो 0.0000000 बहुत कम हो गया।